बिटकॉइन की प्राइसेस पिछले कुछ दिनों में इतनी तेजी से ऊपर जा रही है कि सर आइजैक न्यूटन भी ऊपर से बोल रहे हैं कि भाई ये ग्रेविटी के खिलाफ इतना तेजी से ऊपर कैसे जा रहा है। 5 महीना पहले यानी अक्टूबर 2020 में बिटकॉइन की प्राइस थी 6 से 7 लाख रुपए, आज ये हो गई है 36 लाख रुपीज। ह्यूज ग्रोथ। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये प्राइस आखिर क्यों बढ़ रही है, मेरा इस पर क्या व्यू है, क्या इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं, खरीदना है तो क्यों, नहीं खरीदना है तो क्यों नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में रीजनिंग के साथ आज हम करने वाले हैं बात। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही करेंसी की हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे जो हमें हेल्प करेगी ये पता करने में भी क्या बिटकॉइन आने वाली फ्यूचर की करेंसी हो सकती है या फिर नहीं। सो लेट्स बिगिन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिटकॉइन की प्राइसेस पिछले कुछ टाइम में कितनी तेजी से बढ़ी है। बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बढ़ते बढ़ते 1.7 ट्रिलियन डॉलर हुआ है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान जैसी 5-6 कंट्रीज बिटकॉइन से पूरी तरह खरीदी जा सकती है। जिस तरह के रिटर्न्स बिटकॉइन ने दिए हैं वैसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाज़लो हेनिग्स नाम के एक पर्सन ने 2 पिज्जाज ऑर्डर किए थे और उसके लिए उन्होंने 2010 में पे किए बिटकॉइंस। कितने बिटकॉइंस? 10,000 बिटकॉइंस। उस टाइम उन्होंने 10,000 बिटकॉइन पे करके 2 पिज्जाज लिए और आज उन 10,000 बिटकॉइंस की प्राइस हो गई है 3,600 करोड़। लेकिन उस टाइम लाज़लो को भी ये नहीं पता था कि बिटकॉइन की प्राइस इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी, किसी को भी इस चीज़ की आइडिया उतनी नहीं थी। लेकिन जिस हिसाब से बिटकॉइन ने ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ही फेनोमेनल रही है। अब इतने हाई रिटर्न्स के स्टोरीज सुन के बहुत सारे लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लगे हैं और उसके अलावा इलॉन मस्क, जैक डॉर्सी जैसे रिवोल्यूशनरी पर्सन्स भी यहाँ पर हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी काफी सारे लोग बिटकॉइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स और ट्विच जैसी कंपनीज ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। बिटकॉइन आज के डेट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, कोई भी उसे आसानी से खरीद या बेच सकता है और इन सारी चीज़ों की वजह से उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन का सप्लाई लिमिटेड है, वही डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस भी लगातार बढ़ती जा रही है। 2017 की बात करते हैं तो 2017 में मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा रिटेल डिमांड की वजह से बिटकॉइन की प्राइसेस भी बढ़ रही थी। वही अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और रिसेंटली टेस्ला ने 1.5 बिलियन डॉलर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं, जो कि लगभग 11,000 करोड़ के करीब होते हैं। उसी के अलावा मैतू जैसी कई सारी चाइनीज कंपनीज ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि क्या बिटकॉइन फ्यूचर की करेंसी हो सकती है या फिर नहीं, और उसके लिए हमें समझनी होगी करेंसी की हिस्ट्री। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में अगर कोई पर्सन एप्पल बेच रहा है और बदले में वो पाइनएप्पल मांग रहा है तो सामने वाले को उसे पाइनएप्पल देना होगा। अगर सामने वाले के पास पाइनएप्पल नहीं है तो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आता था। फॉर एग्जांपल मान लो कि दाऊद उस जमाने में कुछ खरीदने जाता, फॉर एग्जांपल बंदूक की गोलियां, तो गोलियां बेचने वाला अगर उस टाइम कहता कि भाई मुझे तो प्याज चाहिए, दाऊद कहता था भाई मेरे पास राइफल है, बंदूक है और ये सारी चीजें हैं लेकिन प्याज नहीं है। तो इन सारी वजह से ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता था। तो बार्टर सिस्टम में इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स आते थे, इसलिए पैटर्न करेंसी का चेंज करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट आई बार्ली। बार्ली एक ग्रेन का टाइप है, तो लोग बार्ली में ट्रेड करने लगे। अगर किसी को एप्पल खरीदने हैं तो बदले में वो उसे बार्ली देगा, किसी को प्याज खरीदने तो बदले में वो बार्ली ही देगा, किसी को कुछ भी खरीदना हो बदले में बार्ली दिया जाता था। तो ट्रेड बार्टर सिस्टम से थोड़ा आसान हो गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी हल नहीं हुई, क्योंकि अगर किसी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कुछ खरीदना हो तो उसको बहुत ज्यादा बार्ली कैरी करना होता था और ये चीज हो गई थी डिफिकल्ट। इसलिए बार्ली का भी यूज धीरे धीरे कम होने लगा और फिर आई यूज में गोल्ड और सिल्वर्स। फिर लोग गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में ट्रेड करने लगे। उसके बाद सिक्के आने लगे, कॉइन्स आने लगे, फिर लोग कॉइन्स में ट्रेड करने लगे और फिर धीरे धीरे आने लगी करेंसी, फिर लोग करेंसी में ट्रेड करने लगे। लेकिन करेंसी का भी प्रॉब्लम ये था कि कुछ लोग फेक करेंसी बनाते थे। अब फेक करेंसी आने की वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है करेंसी के ऊपर वो कम होता चला गया और इसी वजह से उस टाइम उस जमाने के जो राजे महाराजे होते थे वो करेंसी पर अपनी गारंटी प्रोवाइड करते थे। और यही जो परंपरा है ये आज भी लागू होती है। जब भी आप कोई नोट देखते हो 10 रुपए का, 100 रुपए का, उस पर गवर्नर की गारंटी होती है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। और इस गारंटी की वजह से लोगों के अंदर ट्रस्ट बढ़ने लगा और लोग करेंसी को इस्तेमाल करने लगे। और इसलिए जब भी कोई फेक करेंसी प्रिंट करता है और उसे बांटता है तो फिर उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है, जो कि बहुत ही सीरियस मामला होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि जो उसकी करेंसी है उसकी वैल्यू मेंटेन रखे और उसके साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। क्योंकि अगर करेंसी से लोगों का ट्रस्ट उठ गया तो गवर्नमेंट को करेंसी मैनेज करना और उसे चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो जैसे कि हमने देखा कि हिस्ट्री हमें बताती है कि करेंसी का जो फॉर्मेट है वो लगातार चेंज होता आ रहा है। आज हम डिजिटली अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स के जरिए। और करेंसी के एवोल्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही कि कन्वीनियंस, कि कितनी कन्वीनियंट वो हमारे लिए आज है। अगर आज हम बार्ली यूज करते तो हमारे लिए उतनी कन्वीनियंट ना होती। इनफैक्ट आज हम गोल्ड और कॉपर की कॉइन्स यूज करते तो भी वो आज इतने कन्वीनियंट ना होते। लेकिन डिजिटल करेंसी आज हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट है। जहां तक बिटकॉइन की बात है तो उसमें कुछ कमियां हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर उस पर काम होता है तो आने वाले टाइम में शायद वो भी फ्यूचर करेंसी बन सकती है। बिटकॉइन के साथ फिलहाल बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं किया जा रहा है।
क्योंकि वो बहुत वोलेटाइल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी जो 5-6 लाख रुपए में अपनी कार बेच रही है और बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है और बाद में तुरंत बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तो उस कंपनी को सीधा नुकसान होगा। तो वोलेटिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने बात की कि 5 महीना पहले बिटकॉइन की प्राइस 7 लाख रुपए थी और अभी वो 36 लाख रुपए हो गई है। अगर कोई करेंसी इतनी ज़्यादा वोलेटाइल होगी तो यूज़ करने में ज़रूर दिक्कतें आएगी। अगर हम नॉर्मल करेंसी की बात करते हैं तो 100 रुपये की करेंसी की वैल्यू अगर कल जाके 80 रुपये हो जाती है तो हमें उसको यूज़ करना डिफिकल्ट हो जाएगा, हम कतराएंगे यूज़ करने में भी। तो जब तक ये वोलेटिलिटी का इशू सॉल्व नहीं हो तब तक इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना लोगों के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट ही जाएगा। और इसी की वजह से लोग बिटकॉइन को करेंसी के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिटर्न्स लोगों को दे रही है। तो इसे अगर करेंसी का रूप देना है तो इसमें बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की फिलहाल ज़रूरत है। बिटकॉइन का दूसरा प्रॉब्लम यही है कि इसका गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। पुराने ज़माने में हम देखते थे एक ओमनी आती थी जो लोगों को किडनैप करके लेके जाती थी। फिर वो किडनैपर लड़का या लड़की के पेरेंट्स को कॉल करके बोलता था कि आप इस गार्डन में इतने इतने पैसे रख दो और पुलिस को बिल्कुल मत बताना, अदरवाइज में। कई सारे क्राइम एपिसोड्स में हम देखते हैं कि घर वाले फिर पुलिस को बताते हैं और पुलिस गार्डन में जाती है और जो बंदा वो बैग उठाने आता है उसे पकड़ लेती है। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में क्रिमिनल्स अब कई जगह क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो कोई पर्सन आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर रहा है उसे आपका नाम और बाकी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। और इसलिए डार्क वेब हो या कई सारे और क्राइम्स, कई सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं है। अगर गवर्नमेंट ही इसे रेगुलेट करेगी तो नॉर्मल करेंसी और क्रिप्टो में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर जरूरत है एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की जो इन सारे क्राइम्स को बचा सके और ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जरूरत होती है, क्योंकि बिटकॉइन रेगुलेटेड नहीं है तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस भी रेगुलेट नहीं है। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेन्युइन है, कौन सा नहीं, ये पता करना भी बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल 2017 में साउथ कोरिया में एक बिटकॉइन एक्सचेंज था जिसका नाम था BitKRX, जो कई सालों से अपना बिटकॉइन एक्सचेंज चला रहा था और कई सारे लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिए कई सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट भी किया था। लेकिन बाद में पता चला कि वो बिटकॉइन एक्सचेंज एक फेक बिटकॉइन एक्सचेंज है, जिसके बाद कई सारे लोगों का पैसा डूब गया। तो ऐसे में ये भी बहुत डिफिकल्ट है कि अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। अब सबसे बड़ा सवाल आता है और कंक्लूजन का सवाल आता है कि क्या बिटकॉइन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आपको बता दूं कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज फिलहाल इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। कई सारी कंपनी जो हमने हिस्ट्री में देखी उन्हें इवॉल्व करने में काफी टाइम लगा है और हमने यहाँ पर बात की कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जिन्हें सॉल्व करने की यहाँ पर जरूरत है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो वो चीज क्रिप्टो करेंसी के लिए टर्निंग पॉइंट जरूर साबित होगा। बिटकॉइन में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है बहुत ही रिवोल्यूशनरी है और आगे चल के वो बैंकिंग सिस्टम और बाकी सिस्टम्स को भी बदलने वाली है। वही दूसरा फैक्टर ये भी कि बिटकॉइन को कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी उसके अंडरलाइंग एसेट होती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, अगर कंपनी बहुत खराब परफॉर्म करती है तो शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई भी अंडरलाइंग एसेट नहीं है, तो बिना फंडामेंटल्स, बिना अंडरलाइंग एसेट का ये एक एसेट है। तो अगर इसे करेंसी के तौर पर यूज करना है तो इसमें कई सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की फिलहाल जरूरत है और एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की भी यहाँ पर जरूरत है ताकि उसका जो गलत इस्तेमाल है वो ना हो सके। तो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो फिलहाल हम यही कहेंगे कि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, टाइम लगेगा उसे डेवलप होने में। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो की 5% अमाउंट क्रिप्टो करेंसीज के लिए रिजर्व रख सकते हो और वही अमाउंट आप इन्वेस्ट कीजिए जिसका अगर नुकसान भी होता है तो आपको ज़्यादा गम पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसमें किस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है तो टाइम ही बताएगा। लेकिन कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट इसमें होती है तो उस डेवलपमेंट का आपको फायदा हो सकता है। और अगर मेरी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो मेरी कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में नहीं है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो का 1.5 से 2% पैसा मैंने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया है। दैट्स द डिस्क्लेमर। पिछले कुछ महीनों में काफी सारी बातें चल रही थी कि सारी क्रिप्टो करेंसीज को इंडियन गवर्नमेंट बैन कर सकती है, जिस पर रिसेंटली इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि वो डिजिटल वर्ल्ड और क्रिप्टो करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। तो इस स्टेटमेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट सारी क्रिप्टो करेंसीज को बैन करेगी ऐसा तो नहीं लग रहा है। वही आरबीआई ने कहा है कि वो खुद की क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं। और जहां तक बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की बात है तो ब्लॉकचेन पर कई सारे इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं। कई सारे इंडियन बैंक्स उसे यूज करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसके चलते ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर में तो बहुत ज्यादा यूज होगी, ये तो तय है। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों के बारे में पता चले और क्रिप्टो करेंसी के सारे प्रोज और कॉन्स के बारे में भी पता चले।